नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। 17 दिसंबर को आपका प्री है और एमपीपीएससी प्री में इस टॉपिक से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा भी आने की संभावना होती है, तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आपके इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं कि आपका जो मध्य प्रदेश है उसका जो भौगोलिक स्वरूप है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उसका आधार क्या है, और इसका जो फैक्चुअल पार्ट है किस टॉपिक से, किस पार्ट से कितने कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या आ चुके हैं, सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। एक साथ हमने पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास नहीं किया है, हम आराम आराम से पढ़ेंगे और पूरा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो ये पार्ट 1 है एमपी का भौगोलिक विस्तार। आइए समझते हैं इसको। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपको एमपी जीके पढ़ना शुरू करना है या आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, सबसे पहले आपको एमपी का मैप याद होना चाहिए कि कौन सा एमपी में कितने संभाग हैं, उस संभाग में कितने जिले हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर है ना। उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, पूर्व में, और इसमें से कौन कौन से जो जिले हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। तभी आपको ज्योग्राफी या जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसको पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक, तो आपका मैप आपको ध्यान से पढ़ना है, आपके सामने मैप होना चाहिए। चलिए, अब देखिए, ये हमारा क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको एग्जाम के पहले पूरा आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपके 80+ इसमें कवर हो। तो इसकी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप, नंबर आपके सामने है, और इस वेबसाइट पर आप विजिट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक, चलिए, इसके बाद देखें आप 17 दिसंबर के पहले आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज है। अगर आप कोर्स कर रहे हो, आप जो पढ़ते हो, तो आपको जानना है कि आपका लेवल कितना है, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप पे गलत हो रहे हैं एग्जाम के हिसाब से। तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसमें 40 मॉक टेस्ट हैं, 10 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। सेलेक्टेड एमपी जीके से 40+ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने 600+ क्वेश्चन को इसमें कवर किया है। करंट अफेयर जो है मंथ वाइज इसमें कवर है, जिससे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं प्री में। ठीक, तो अच्छा पैकेज है, बायलिंगुअल है, तो आज ही इसे परचेज करिए। 21,000+ इसमें क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो आज ही परचेज करिए इस वेबसाइट पर जाकर, arambclass.com पर जाकर, और आज ही परचेज करिए, आपकी तैयारी शुरू करिए। चलिए, अब देखिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, देखें इसमें मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश जो आपका भारत है उसका विस्तार कैसे हुआ है, कैसे पहले एक ही साथ ये सभी महाद्वीप थे, धीमे धीमे इनका विस्तार हुआ है। पेंथालासा पेंजिया हमने पढ़ लिया है। इसके बाद धीमे धीमे जो साथ में सारे सभी जो आपके महाद्वीप थे वो धीमे धीमे अलग होना शुरू हुए, और उसके बाद में किस प्रकार से गोंडवाना लैंड अलग हुआ। तो इस प्रकार से जब पृथ्वी में जो महाद्वीप थे वो अलग होना शुरू हुए, तो उसी में से एक पार्ट था आपका गोंडवाना लैंड, और उसी का भाग है मध्य प्रदेश। ये हमने पढ़ चुके हैं, इसको हम रिवाइज नहीं करेंगे, टाइम काफी कम है। तो बेसिकली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है, ऑप्शन आपको सामने आते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा गोंडवाना लैंड। इसको आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार आ चुका है। मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन से हैं, आइए समझते हैं, जानते हैं। देखें, सबसे पहला है मध्य उच्च प्रदेश। अभी मैप में समझेंगे, आगे आने वाले मैप में। सबसे पहला है मध्य उच्च प्रदेश। ठीक, तो जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो कौन कौन से है, देखो, सबसे पहला आपका है मध्य भारत का पठार, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और नर्मदा सोन घाटी। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा भाग, इन 4 ऑप्शन में कौन सा पार्ट जो है वो मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा नहीं है या है। ठीक, तो पहला पार्ट आपका है मध्य उच्च प्रदेश, उसके अंतर्गत ये सब आते हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य भारत का पठार, इसके बाद पढ़ेंगे बाकी बचे हुए पार्ट को। चलिए, ठीक, उसके बाद अगला आपका आता है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक, जिसमें आपके आते हैं, देखो इसके लगभग 3 पार्ट है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, सबसे पश्चिम में है, गुजरात से एमपी तक कवर है ये।
पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश में आता है, और मेकाल श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका लगभग लगभग विस्तार है। इसके बाद आपका आता तीसरा पार्ट जो है वो है पूर्वी पठार। ठीक, इसको बोलते हैं बघेलखंड का पठार, इसको बोलते हैं। उसके बाद इसका जो भौगोलिक विभाजन के हिसाब से इसका और भी विस्तार है, लेकिन वो विस्तार छत्तीसगढ़ में है। ठीक, दो भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन व दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। क्योंकि वो एमपी में नहीं है इसलिए इसको हम नहीं पढ़ते हैं। तो एमपी में जो आपका भौगोलिक विभाजन की बात हो रही है, तो भौगोलिक 3 प्रकार से किया गया है भौगोलिक विभाजन एमपी का। मध्य उच्च प्रदेश, इसके 5 पार्ट हैं। इससे पहला आज हम पढ़ने वाले हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, इसके 3 पार्ट हैं। और तीसरा है पूर्वी पठार, जिसे बघेलखंड का पठार के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं इसको आगे। अब देखो, ये आपका भौगोलिक विभाजन है। इसको देखिए ध्यान से, देख पा रहे हैं आप? देखो मैप को समझो आप। यदि आपको मैप समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए इसमें, अब देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैंने आपसे कहा पहला पार्ट कौन सा है? पहला आपका पार्ट है ये वाला, मध्य उच्च प्रदेश, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा पार्ट आपका है पहला। ठीक, ये आपका पहला पार्ट हो गया, मध्य उच्च प्रदेश। क्लियर बात? इसके बाद दूसरा पार्ट आपका ये वाला है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, है ना। सतपुड़ा जो आपको यहां से लेकर सतपुड़ा पर्वत है, तो उसको यहाँ पर मेकाल श्रेणी है। तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी आपका दूसरा पार्ट है, देख पा रहे हैं आप इस प्रकार से। और तीसरा आपका पार्ट है बघेलखंड का पठार, ये आपका तीसरा है। ठीक, तो 1, 2 और 3। तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की बात करें तो भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट सबसे ऊपर है, इसके 5 पार्ट हैं। पहला इसका मध्य भारत का पठार है, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है नर्मदा सोन घाटी, चौथा है रीवा पन्ना का पठार, 5वां है यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश के 5 पार्टों में बांटा गया है, वो आपके सामने हमने पढ़ लिया है। और तीसरा आपका जो है वो आपका सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है दूसरा, और थर्ड आपका है बघेलखंड का पठार। 3 पार्ट में बांटा गया है, पहला पार्ट आपके 5। तो आज हम पढ़ने जो आपका मध्य उच्च प्रदेश का पहला पार्ट है मध्य भारत का पठार, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको आज हम समझने वाले हैं। ठीक, चल। और देखिए, अगर आपको मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप मालूम पड़ गया कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है और किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी होती है, कैसी जलवायु है, ठीक, वहाँ कितनी नदियां हैं, वहाँ की फसल, तो आप उसके आधार पर बाकी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। यदि आपको पता है कि यहाँ पर मिट्टी कौन सी है, आप जानते हो कि मालवा के पठार पर किस प्रकार की मिट्टी होती है, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पर किस प्रकार की फसल होती है, तो आपको यदि पता है कि किस मिट्टी में कौन सी फसल होती है, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर आपका इंडस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की खनिज लवण यहाँ पर होते हैं, तो वहां पर किस प्रकार की इंडस्ट्री हो सकती है, तो उस प्रकार से आपका बाकी काफी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे यदि आपको सब पार्ट के बारे में अच्छे से आपने पढ़ा है तो। ठीक, चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले। आइए देखिए, ये आपका क्षेत्र है। अब किस क्षेत्र का विस्तार कितना % है, ये आपके सामने यहां से क्वेश्चन बन जाता है। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? अब देखो, हमने पढ़ा है कि एमपी को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आपका पहला पार्ट ये है ना, जिसके 5 पार्ट हैं। मध्य भारत का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, 5वां आपका है नर्मदा घाटी बेसिन। अब देखो, अगर इसकी बात करें, जो हमारा पहला पार्ट है मध्य उच्च की बात करें, मध्य उच्च इसकी बात करें तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा है आपका मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28% में इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप में 28% पे इसका विस्तार है। क्लियर है बात? अब देखो, इसका क्षेत्र कितना क्षेत्रफल है? इसका क्षेत्रफल है 88,222 स्क्वायर किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है। 28% में इसका विस्तार है और 88,222 स्क्वायर किलोमीटर में इसका विस्तार है। बात क्लियर है? इसकी हाईएस्ट चोटी जो है, हाईएस्ट पीक है, वो है आपकी सिगार। क्लियर है बात? छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके बाद सबसे पहला आपका हो गया ये वाला। ठीक, मध्य उच्च प्रदेश में सबसे बड़ा जो विस्तार है वो है मालवा का पठार। सेकंड नंबर पर आता है आपका नर्मदा सोन घाटी, जिसका विस्तार है 26%।
यानी एमपी का जो क्षेत्रफल है उसका 26% जो है वो नर्मदा घाटी में, मतलब जो आपका एमपी का क्षेत्रफल है उसमें 26% पर विस्तार है नर्मदा घाटी बेसिन का। क्लियर। तो टॉपर आपका सबसे फर्स्ट पे है मालवा का पठार, सेकंड में आपका आ गया नर्मदा घाटी बेसिन या नर्मदा सोन घाटी। ठीक, इसके बाद में देखें आप जो थर्ड नंबर पर आपका आएगा, फिर आपका आएगा थर्ड नंबर पे मध्य भारत का पठार। इसका कितना विस्तार है? इसका विस्तार है 10.68% या 32,896 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, 32,896 स्क्वायर किलोमीटर। और आपका जो ये है क्या नाम इसका, नर्मदा सोन घाटी 26%, इसका कितना विस्तार? इसका विस्तार है 86,000 स्क्वायर किलोमीटर। बात क्लियर है? तो फर्स्ट आपका ये है, सेकंड नंबर पर आपका ये है, और थर्ड पर आपका है मध्य भारत का पठार। बात क्लियर है? फोर्थ नंबर पर आपका आता है रीवा पन्ना का पठार। इसका विस्तार है, इसका विस्तार कितना है? 10.37%। ठीक, और इसका क्षेत्रफल है 31,954 स्क्वायर किलोमीटर, 31,954.8 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, टॉप पर सबसे पहला आपका जो सबसे बड़ा है मालवा का पठार, फिर आपका है नर्मदा सोन घाटी, फिर आपका है मध्य भारत का पठार, फिर आपका है रीवा पन्ना का पठार, और सबसे लास्ट में आपका आता है बुंदेलखंड का पठार, जिसका विस्तार है 7.7% पर, जो कि आपका क्षेत्रफल बनता है 23,733 स्क्वायर किलोमीटर, 27,733 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, तो टॉप पर कौन सा आ गया? मालवा का पठार, सेकंड पर आपका आ गया नर्मदा सोन घाटी, फिर आपका आ गया मध्य भारत का पठार, और फिर आपका आ गया रीवा पन्ना का पठार, फिर आपका सबसे लास्ट में है बुंदेलखंड का पठार। इस प्रकार से जो आपका मध्य उत्तर प्रदेश है इसके 5 पार्ट में अगर आपसे क्वेश्चन कभी आ गया कि ऊपर से नीचे सबसे बड़े से लेकर छोटे तक इसका क्रम जमाइए तो आपसे बन जाएगा, ये छोटे से बड़े तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब देखें इसमें जो बाकी बचा पार्ट है, तो आपका फिर इसमें सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो आपका विस्तार है, सेकंड नंबर का विस्तार है, आपका पार्ट है इसका, उसका क्षेत्र है 11%, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 34,000 स्क्वायर किलोमीटर, 34,000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और लास्ट में आपका है सबसे छोटा, वो आपका है बघेलखंड का पठार, जिसका विस्तार है 7%, सबसे छोटा विस्तार है ये, जो आपका भौगोलिक विभाजन है उसका सबसे छोटा क्षेत्र है, जो उसका सबसे छोटा जो विस्तार है वो है बघेलखंड के पठार का। कितना है? 7%। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 25,000 स्क्वायर किलोमीटर। बात क्लियर है? चल ठीक, तो आपको पूरा इसमें क्लियर हो गया कि किस पार्ट का कितना विस्तार है, कितना क्षेत्रफल है, क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप, ये आपका आ गया मध्य उच्च प्रदेश। ठीक, तो भी आपको जो मध्य उच्च प्रदेश है उसका विस्तार यहां से लेकर पूरा यहां तक है, इसको हम डिस्कस हमने कर लिया है। चलो अब इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। ज्यामितीय दृष्टि से ये त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है, ऐसा है क्या? आइए देखते हैं इसको। ये देखो आप क्या बोला इसमें कि ज्यामिति की दृष्टि से ये त्रिभुजाकार शेप में है, ऐसा है क्या? देखो जरा इसमें, तो भी इसका विस्तार कैसा है? यहां से लेकर ऐसा है, और ये ऐसा है, ऐसा है क्या? बिल्कुल है। इसके त्रिभुज है, 3 भुजा हैं, एक ऐसा है, ऐसा और ऐसा, तो भी ये बिल्कुल देखो इस प्रकार से ये बन रहा है, तो क्या हो गया? ये त्रिभुजाकार हो गया। ये इसका जो शेप है, इसका शेप लगभग त्रिभुजाकार है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, चल कभी क्वेश्चन आपको आ गया इसका जो मध्य उच्च प्रदेश का शेप किस प्रकार का है, तो भी त्रिभुजाकार है, अच्छा फैक्ट है। इसके बाद देखें जो नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के मध्य है, ऐसा है क्या? देखो जरा इसमें, जो हमारा मध्य प्रदेश है इसके उत्तर में यहां पर राजस्थान में यहां पर अरावली पर्वतमाला है, तो क्या लिखा है कि जो नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के मध्य है, तो यहां पर अरावली है, यहां पर अरावली है, बिल्कुल सही बात है। और इसके नीचे यहां पर है आपकी नर्मदा सोन घाटियां, यहां पर नर्मदा सोन घाटियां हैं, और इसके मध्य में क्या है? इसके मध्य में है मध्य उच्च प्रदेश। तो ये बात सही है कि जो मध्य उच्च प्रदेश है उसका विस्तार
नर्मदा सोन घाटी और अरावली पर्वतमाला के मध्य में है। कभी क्वेश्चन आ गया कि नर्मदा सोन घाटी जो आपका मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार किन के मध्य है, तो अगर ऑप्शन में नर्मदा सोन घाटी और अरावली पर्वतमाला होगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो नर्मदा सोन घाटी और अरावली के मध्य में इसका विस्तार है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। इसकी उत्तरी सीमा साधारणतः यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। इसके उत्तर में यहां पर यमुना का विस्तार है। ठीक, तो इसके उत्तर में जो सीमा बनाती है उसका नाम है यमुना नदी, बिल्कुल सही बात है। चंबल मिलती है यमुना में, चंबल ऐसे निकलती है और यहाँ पे यमुना मिल जाती है, यमुना यहाँ से आगे मिलके गंगा में मिल जाती है। ठीक, तो इसकी जो उत्तरी सीमा है वो यमुना के द्वारा तय होती है, बनाई जाती है। विंध्याचल, भांडे तथा कैमूर की श्रेणियां मध्य उच्च प्रदेश का ही भाग है। विंध्याचल जो है, यहां पर देखिए विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। यहां देखो, यहां पर कैमूर है, यहां भांडेर है, देख पा रहे हैं आप, यहां आपका कैमूर है, यहां भांडेर है। तो क्या लिखा इसमें, विंध्याचल, भांडे तथा कैमूर की श्रेणियां मध्य उच्च प्रदेश का ही भाग है। तो चूंकि मध्य उच्च प्रदेश का क्षेत्र ये वाला है और इसी क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कैमूर और भांडेर का विस्तार है, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि मध्य उच्च प्रदेश में ही विंध्याचल, कैमूर और भांडेर का विस्तार है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कभी क्वेश्चन आपसे आ गया कि विंध्याचल, भांडे, कैमूर किस क्षेत्र का हिस्सा है, किस पार्ट का हिस्सा है, तो आंसर होगा आपका मध्य उच्च प्रदेश का ही पार्ट है, जो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो जरा इसमें, अब देखो आप, इसमें थोड़ा सा हमने इसमें कहा था, इसमें एक फैक्ट सामने आया था, अरे इसमें एक फैक्ट सामने आया था कि जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है, इसके उत्तर में यमुना है। यमुना जो है वो सीमा बनाती है, ऐसा है क्या? देखो आप इसमें देखें एमपी कहां पर है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये एमपी है, ये आपका एमपी है, दिख पा गया एमपी। अब देखिए यहां से इंदौर से, यहां से चंबल निकलती है, दिख रहा है आपको, चंबल नदी पड़ी है हमने, चंबल निकल रही है ऐसी, एमपी की बॉर्डर पे बहती है, राजस्थान एमपी के बॉर्डर पे। और यहाँ देखो यमुना ऐसी आ रही है, दिख रहा है आपको, यमुना आ रही है, यमुना इस प्रकार से आती है, और यहाँ से गंगा आ रही है। तो चंबल मिलती है यमुना में, यमुना मिलती है गंगा में। बात क्लियर है? तो बात, हमारे काम की बात यह है कि जहां पर इस क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र में मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार है और इसकी जो उत्तरी सीमा है वो यमुना के द्वारा बनाई जाती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। इस प्रदेश को गंगा नदी बेसिन कहा जाता है, क्योंकि यहां पर चंबल जाके मिलती है यमुना में, यमुना मिलती गंगा में। इस प्रकार से क्षेत्र में गंगा नदी बेसिन का विस्तार होता है, इसलिए इस प्रदेश को गंगा नदी बेसिन भी कहा जाता है। ये बात आपको क्लियर है? इसका निर्माण की बात करें, इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, तो आर्कियन, धारवाड़, विंध्य तथा डक्कन ट्रेप की चट्टानों का इसमें योगदान है। चट्टानों को हम पढ़ने वाले हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चट्टान क्या होती है, इनका निर्माण कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है, सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे कभी आ गया इस क्षेत्र के विस्तार में या इसके निर्माण में किसका योगदान है, तो आर्कियन, धारवाड़, विंध्य और डक्कन ट्रेप के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब बात करेंगे मध्य भारत का पठार के बारे में। ठीक, जो इसका 5 मध्य उच्च प्रदेश के 5 पार्ट में पहला पार्ट है मध्य भारत का पठार, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आपका है मध्य भारत का पठार, यानी ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिख गया आपको। अब देखिए मध्य भारत के पठार के बारे में देखें तो इसके इस तरफ, इसके पश्चिम में क्या है, राजस्थान है। इसके पूर्व में यहां पर बुंदेलखंड का पठार है। ठीक, यूपी है, यहां पर उत्तर प्रदेश है। इसके दक्षिण में यहां पर मालवा का पठार है, देख पा रहे हैं आप। और इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में यहां पर यमुना नदी बहती है, जिसके द्वारा इसकी सीमा बनाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना, उत्तर में यमुना नदी बह रही है, इसके पश्चिम में राजस्थान है, इसके पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, यूपी है, इसके दक्षिण में है मालवा का पठार। ये क्वेश्चन कभी आपसे आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। मेरा प्रयास यही है आपको कि मैप के माध्यम से आपको मैं समझा दूं। ठीक, मध्य भारत का पठार देखें आप, तो यहां पर क्षेत्र है, इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार है 10.68% में। अगर आप
क्षेत्रफल की बात करें तो 32,896 स्क्वायर किलोमीटर में इसका विस्तार है। बात क्लियर है? चलो, तो इसका नंबर आता है, थर्ड नंबर पर इसका विस्तार है। तीसरे नंबर पे मध्य उत्तर प्रदेश में थर्ड इसकी पोजीशन है, इसका पोजीशन, इसका विस्तार है। ठीक, चलो अब बात करें भौगोलिक स्थिति की बात करें। देखें, मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पश्चिम में स्थिर है। कैसे? तो ये आपका देखो मध्य प्रदेश है, देख पा रहे हैं आप, क्या लिखा इसमें लिखा उत्तर व उत्तर पश्चिम। तो आपका ये एमपी दिख रहा है आपको, ये आपका है मध्य भारत का पठार। ठीक, तो इसके उत्तर में है, बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि इसका विस्तार यहां से लेकर यहां तक है, तो ये आपका देखो ऐसा इसका विस्तार भी है, तो उत्तर में है और पश्चिम में है, तो उत्तर और उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार है। ठीक, ये आपका यहां पर आपका होता है पश्चिम या उत्तर, तो उत्तर इतने क्षेत्र में इसका विस्तार है, इसलिए इसका उत्तर और उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार है। ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे बनेगा प्री और मेंस दोनों में। दक्षिण सीमा में मालवा का पठार है, डिस्कस कर लिया था हमने। दक्षिण में इसके देखो, दक्षिण में इसका मालवा का पठार है। पश्चिम में राजस्थान है, डिस्कस कर लिया हमने। और उत्तर में यमुना का मैदान है, पढ़ लिया हमने, उत्तर में यमुना मैदान है। ठीक, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, इसको भी देख। देखिए, अब हम जानेंगे कि जो आपका मध्य उत्तर प्रदेश है उसका विस्तार कितने जिलों में है, या कौन से जिले इस क्षेत्र में आते हैं, ये पढ़ना भी आवश्यक है। यदि आपके सामने मैप होगा, यदि आपने इससे पहले कभी मैप पढ़ा होगा तो आपको ये क्लियर होगा, इससे पहले हमने जब समझा था। देखिए, जो आपका मध्य उत्तर प्रदेश है हम जान चुके हैं उसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो यहां देखो, ये आपका क्षेत्र है, यहां से लेकर इतने क्षेत्र में इसका विस्तार है ना। देखें, ये आपका इसका विस्तार है, ये आपका हो गया मध्य उत्तर प्रदेश। अब इसमें कौन से जिले आते हैं आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने है। सबसे पहला इसमें आपका आता है भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी, ये 5 हो गए। छठवा आपका गुना है। यह देखिए, अब ये आपका उत्तर क्षेत्र, आपका उत्तरी क्षेत्र है, उसकी बात हो गई। अब जो आपका उत्तर पश्चिम है, अब देखिए यहां पर आपका नीमच है 7 और आपका 8वां मंदसौर। तो कुल 8 जिले, लगभग 8 जिले जो हैं वो आते हैं आपके मध्य उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना और नीमच और मंदसौर, ये आपका पूरा क्षेत्र इसमें आता है। ठीक, तो मैप में समझें, बार बार देखें और याद करें। क्वेश्चन ऐसे आते हैं आजकल, देखो मैप से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इनका उद्देश्य है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक, चलो, रट्टा आपने नहीं मारा हो तभी आपको उसमें क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका मध्य उत्तर प्रदेश है उसकी जो विशेषता है, जलवायु, मौसम, यहाँ कैसे इंडस्ट्री है, कैसी मिट्टी है, कैसी जलवायु है, नदियां कौन सी है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आइए, अगर आप उसकी जलवायु की बात करें तो वहां पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, और इस प्रकार की जलवायु में गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड होती है। बात क्लियर है? तो आपका जो मध्य उत्तर प्रदेश है उसमें महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। ऐसे ही है, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए इसमें आगे नदियां। अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर गंगा बेसिन क्षेत्र भी इसे कहते हैं, क्योंकि चंबल मिलती है यमुना में और यमुना मिलती है आपकी गंगा में। ठीक, तो बेसिकली चंबल नदी यहां से बहती है। चंबल नदी जो है उसका विस्तार आपका मध्य उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो चंबल यहाँ की मुख्य नदी है, चंबल यहाँ की मेन नदी है। तो चंबल नदी इस पठार की जीवन रेखा, चंबल को इस क्षेत्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी नदियां हैं, जैसे सिंध है, पार्वती है, कुवारी है, कूनो, यहाँ की और भी नदियां हैं। ठीक, हम ये पढ़ चुके हैं, आप हमारा जो प्रीवियस वीडियो है वहां देखें, मिल जाएगा आपको। वर्षा जो है, यहाँ वर्षा कम होती है क्योंकि जो क्षेत्र काफी ऊपर है, यहाँ पर जब बादल पहुंचते हैं तो काफी वर्षा कर चुके होते हैं, और बीच में पहाड़ पर्वत भी आते हैं, और अरावली पर्वत भी पड़ता है साइड में, अरावली पर्वत भी, जिससे बादल आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक, तो यहाँ पर कितनी वर्षा होती है? 75 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ वर्षा होती है। भिंड जो है मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है मध्य उत्तर प्रदेश में। प्रमुख फसलें देखें आप, जो प्रमुख फसल यहाँ की सरसों जो है यहाँ की प्रमुख फसल है। इसके अलावा गेहूं, ज्वार, कपास भी यहाँ पर होता है, लेकिन सरसों यहाँ की मुख्य फसल है। इस पठार को सरसों उत्पादन की
हांडी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सरसों उत्पादन की हांडी। अब देखें इसमें और भी खनिज, देखिए चूना पत्थर और चीनी मिट्टी यहां पर सर्वाधिक मात्रा में होती है। क्या होती है? चूना पत्थर और चीनी मिट्टी। कभी क्वेश्चन आपसे आ गया कि मध्य उच्च प्रदेश का खनिज में कौन सा खनिज यहाँ पर किस प्रकार का होता है, तो चीनी मिट्टी, और अगर आपका ऑप्शन में चूना पत्थर है तो वो सही आंसर होगा। और सर्वाधिक कौन सी फसल होती है, तो उसका आंसर होगा सरसों। चलिए ये आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आपका टूरिज्म है काफी महत्वपूर्ण होता है आपकी इनकम के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और आपका जो इकोनॉमिकल आपका क्षेत्र है, इकोनॉमिकल आपका जो एरिया उसको डेवलप करने के लिए टूरिज्म काफी मेन होता है। ठीक, तो यहाँ पर करेरा अभ्यारण्य है, उसके बाद देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान है, शिवपुरी में है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जयविलास महल है, उसके बाद कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी, जहां पर अभी चीते लाए गए हैं। गुजरी महल है, तेली का मंदिर है, सास बहू का मंदिर है। ये क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल वे से, पॉइंट ऑफ व्यू से। मुख्य जनजाति की बात करें, जनजाति पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आते हैं, तो मुख्य जनजाति की बात करें तो सहरिया जो है यहाँ की मेन जनजाति है सहरिया। सहरिया जनजाति संग्रहालय जो है शिवपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया सहरिया जनजाति संग्रहालय कहां पर है? शिवपुर में है। शिवपुर कहां पर आता है? शिवपुर आता है मध्य प्रदेश के उत्तर में। और ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है मध्य भारत का पठार का। ठीक, चलो उद्योग की बात करें तो जो आपका भिंड का मालनपुर औद्योगिक केंद्र है वो कहां पर है? भिंड में है। भिंड आपका आता है मध्य भारत का पठार। अब देखो थोड़ा सा मैंने गलती कर दी बोलने में कि जो आपका क्षेत्र जलवायु पढ़ी थी हमने, जो जलवायु मिट्टी पढ़ा हमने, वो आपका था मध्य भारत के पठार का, ना कि मध्य उच्च प्रदेश का। सॉरी उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मृदा की बात करें, सॉरी यहाँ पे जो विशेष ये है कि मृदा अपरदन इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। जब हवा, पानी, नदी के द्वारा जो आपकी मिट्टी होती है, जो आपकी जमीन होती है, उसकी ऊपरी परत यानी मिट्टी वहां से हट जाती है तो उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। तो इस क्षेत्र में नदी के द्वारा उस मिट्टी में अपरदन के कारण बहुत तरह तरह की आकृति का निर्माण हुआ है उसको, और उसी क्षेत्र में उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक, तो जमीन की जो ऊपरी सतह होती है मृदा, तो मिट्टी, हवा, पानी के द्वारा उसका हट जाना उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। अब देखिए इसमें और क्या है। बीहड़ की समस्या से प्रभावित जिले श्योपुर, भिंड, मुरैना। देखिए जब जमीन होती है, सपोज करिए यहां पर जमीन है, ऐसे आपकी जमीन है, ठीक, अब उसमें ऐसा हो गया है कि जब नदी बहती है और नदी के बहने से उस क्षेत्र में इस प्रकार से आकृति बन जाती है। देखिए इस प्रकार से आकृति बन जाती है, इस प्रकार से। ठीक, नदी के बहने से उस मिट्टी में कटाव होता है और उस कटाव के होने से वहां की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस ऊपर नीचे हुई मिट्टी को ही हम बीहड़ कहते हैं। ठीक, अभी बीहड़ कैसी होती है आगे समझेंगे। देखो जरा इसको, सिंपल सी बात है, मिट्टी आपकी समान, आपकी समतल आपकी जमीन है, और जब नदी वहां से बह रही है तो नदी बहने के लिए अपना रास्ता बनाती है, और अपने रास्ते बनाने के लिए वहां की जो मिट्टी उसको काटती है, अपरदन करती है, और उसी काटे हुए हिस्से को हम कहते हैं बीहड़। देखो क्या होता है आगे समझेंगे इसको। इस क्षेत्र में वनों की अत्यधिक कटाई के कारण इसके उत्तरी क्षेत्र का अपरदन सबसे अधिक हुआ है। सिंपल सी बात, जिससे यह क्षेत्र भारत के सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र में परिवर्तित तो हो गया है। क्लियर बात। अब देखें, ये देखो, अब देखें, आप देख के समझ पा रहे हैं आप किस प्रकार से कटाई हुई है। देखो जब नदी यहां से बही होगी, जब नदी यहां से बही होगी, इसके सामने जो भी क्षेत्र आया होगा नदी उसको काटते हुए आगे बढ़ गई होगी, और उसी कारण जब नदी ने क्षेत्र को काटा होगा, उसके काटने के कारण, उसकी कटाई के कारण इस प्रकार की जो मिट्टी है इसका आकार बढ़ गया। और इस बीहड़ में डाकू छुपते हैं, तो डाकुओं के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है पुलिस से बचने के लिए। ठीक, तो आपको जो बीहड़ जो है उत्तर मध्य प्रदेश के उत्तर में भिंड मुरैना क्षेत्र में इसका विस्तार है, और नदी के कारण, नदी के बहाव से जो मिट्टी में कटाव आया है उसी से इसका निर्माण हुआ है, तो उसमें आपको समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब आपका आ गया बुंदेलखंड का पठार। तो इतना हमने पढ़ लिया, इतना पर्याप्त है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है हमने कम पढ़ने का प्रयास किया ताकि आपको समझने में समय मिले और आप उसको बार बार रिवाइज कर पाओ। ठीक, 4 से 5 पार्ट में इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे ताकि आप
एकदम से आप पे प्रेशर नहीं आए। ठीक, इसके बाद में पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठा, जो आपके बचे हुए पार्ट उसको भी इसके साथ हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना है, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।